हाँ, तो हमने कवर किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन की हेडिंग में हमने कवर किया था। यही बड़े मजे की बात है, रिकॉग्निशन की तो हमने बात ही नहीं की। हमने तो बात किस पे की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं। रिकॉग्निशन क्या है, रिकॉग्निशन ये दी हुई है भाई, हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे, टाइम क्या होगा रिकॉग्नाइज करने का, किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, वैल्यू हम नीचे देखेंगे। टाइम क्या होगा रिकॉग्नाइज करने का, टाइम होगा इसकी व्हेन इट इज इन रेडी टू यूज कंडीशन, चाहे हम उसे इस्तेमाल कर रहे हो या ना कर रहे हो। व्हेन इट इज इन रेडी टू यूज कंडीशन यू मस्ट रिकॉग्नाइज इट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको अमाउंट तो पहले ही रिलायबली मेजरेबल है, अमाउंट आपको वैसे ही मालूम है। जैसे ही वो रेडी टू यूज कंडीशन में आ गया आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हेन इट इज इन रेडी टू यूज कंडीशन यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट, इररिस्पेक्टिव के आप यूज कर रहे हैं उसे या नहीं कर रहे हैं। व्हेन इट इज इन रेडी टू यूज कंडीशन इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज। अच्छा, एक छोटा सा और है, हमने बेयरर प्लांट का जो देख लिया था, ये चीज आपके IFRS 16 में जो राइट टू यूज एसेट है, जब हम पढ़ेंगे IFRS 16 तो उसमें देखा जाएगा, वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट है। और ऐसे स्टोर एंड स्पेयर्स जो कंडीशन मीट कर दें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होने की, वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रीट होंगे। यानी ऐसे स्टोर एंड स्पेयर्स जिनकी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है और कैन बी इंडिपेंडेंटली यूज्ड। अगर इंडिपेंडेंटली यूज्ड हो सकते हैं यानी अलग सेपरेट रिसोर्स है, वो हमारी एंटिटी की अलग रिसोर्स है, वैल्यू हो सकती है 1 साल से ज्यादा पीरियड पर है, यानी ये जो हमने 3 कंडीशन बताई थी ना, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल, टेंजिबल तो हो गई स्टोर एंड स्पेयर से, नॉन करंट होना चाहिए, प्लस 3 जो पर्पस दिए थे उन पर्पस के लिए होना चाहिए, प्लस कॉस्ट मेजरेबल होनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज, ये जो वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। इनसिग्निफिकेंट चीजों के लिए हम ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। सही है, ये बात याद रखें हमेशा। ये तो हो गई हमारी रिकॉग्निशन, कवर हो गई रिकॉग्निशन। कब हमें रिकॉग्नाइज करना है भाई, जब रेडी टू यूज कंडीशन में, रेडी टू यूज कंडीशन में हमें रिकॉग्नाइज कर लेना है। अब आता है आपका मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। ऑलवेज 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 एट कॉस्ट। एट रिकॉग्निशन जहां है, जहां भी आएगा ऑलवेज एट कॉस्ट, कोई रिवोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, जो कॉस्ट है बस उस पर रिकॉग्नाइज होगा। सही है। अब ये 3 चीजें आती हैं, 3 तरीके से हमारे पास एसेट आ सकता है। एक तो हमने परचेज कर लिया, प्रोक्योर कर लिया, बाहर से कोई एसेट है, पैसे दिए ले लिया। दूसरा हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया। तीसरा एक और एग्जांपल हमारे पास आती है एक्सचेंज की, इस स्क्रीन पे नहीं आ रही, हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें नजर आ जाएगी एक्सचेंज। हम नीचे चले ही जाते हैं, सॉरी, ये आ रहा है आपका एक्सचेंज। सही है, यानी 3 तरीके हैं, परचेज हम कर लें कैश दे करके, एक्सचेंज कर लें या खुद डेवलप कर लें। ये 3 तरीके हैं, तीनों में मेजरमेंट कैसे होगी। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसे हैंडल करना भाई। सही है, सबसे पहले बहुत इजी वाली चीज, परचेज। परचेज जब हम कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें कॉस्ट का पार्ट होंगी, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस पे जो प्राइस आ रही है, प्लस कोई अगर हमने इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह कोई पे की है, ये नॉन रिफंडेबल होनी चाहिए। सही है, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज सारी, रिफंडेबल नहीं। उसके बाद नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस कोई अगर हमने पे किए हैं तो वो भी कॉस्ट का पार्ट होंगे मेरे।
इनवॉइस प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, और इसमें से हम लेस कर दें अगर हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट इनवॉइस पे मेंशन है वो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। कोई किसी कंडीशन की वजह से हमें मिल रहा है कि भाई आप 30 दिन में मुझे अगर पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये हमारा कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। सही है। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई है तो वो लेस हो जाएगा, और अगर कोई रिबेट्स मिले हैं तो वो लेस हो जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट रिबेट्स होते हैं डिफरेंट एसेट की परचेज करने के ऊपर, प्लांट्स वगैरह पे यूजुअली होते हैं। अगर कोई रिबेट हमें मिला है तो वो लेस हो जाएगा। यानी परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इनको ऐड करते हैं आपस में और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट को लेस करते हैं। प्लस कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो नेसेसरी है टू इनकर टू ब्रिंग एसेट इनटू इंटेंडेड यूज। ऐसे नहीं कि भाई कॉस्ट हमने बस इनकर कर दी, नेसेसरी नहीं थी उसे इंटेंडेड यूज में लेकर के आने के लिए। अगर नेसेसरी नहीं थी तो वो कॉस्ट रिकॉग्नाइज नहीं होगी एज कॉस्ट। सही है। अब एग्जाम्पल हम देख लेंगे कि भाई आगे जाकर के देखेंगे कि इसमें नेसेसरी कॉस्ट कौन कौन सी हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो सिंपल सी चीज आ गई परचेज प्राइस, फिर उसके बाद एक चीज हमने डाली कि परचेज प्राइस के बाद क्या क्या चीजें शामिल हुई। तो इंटेंडेड यूज में लाने के लिए जो नेसेसरी कॉस्ट हमने इनकर किया, मसलन अगर हमें कोई इंटेंडेड यूज, कोई प्लांट हम परचेज कर रहे हैं और उसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई आप प्लांट उसी वक्त ले, ऑपरेटिव करने के लिए उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई लाइसेंस लेना है या हमें कोई अप्रूवल लेनी है, उस अप्रूवल की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट हमारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहलाएगी। हम एग्जाम्पल आगे और भी देख लेंगे। इसके बाद एक आती है, थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग। मैंने प्लांट लिया, उसे एक जगह इंस्टॉल किया, अब इंस्टॉल मैंने कर दिया और अगर मेरी ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन इंस्टॉल करते हुए थी कि मुझे वो प्लेस रीस्टोर करके वापस करनी होगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो जो उसकी रीस्टोरेशन कॉस्ट होगी और जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी प्लांट की, वो भी मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और कैसे बनेगी? उसकी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा मैं अगर 10 साल बाद प्लांट को डिसमेंटल करने वाला हूँ और मुझे एक्सपेक्टेड है कि डिसमेंटल करने के 10 मिलियन लगेंगे, तो उस 10 मिलियन की आज प्रेजेंट वैल्यू जो है वो सपोज करते हैं 7 मिलियन आ रही है, तो 7 मिलियन मेरी इस कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। किस तरीके से कि मैं आगे जाकर के अनबाइंडिंग इफेक्ट हर साल इसके ऊपर कुछ एडिशन आ रही होगी, इस तरीके से कि जब मैं 10 साल के ऊपर जाऊं तो ये 7 मिलियन 10 मिलियन बन चुका, मैं इसमें एडिशन करता हुआ जाऊंगा। ये अनबाइंडिंग इफेक्ट कहते हैं कि जैसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथे से लेके 10 साल तक मेरे पास पहले साल जो मैंने डिस्काउंट रेट लगाया 10% लगाया, 10% डिस्काउंट रेट था, वो उसके हिसाब से 7 लाख पहले साल के एंड पे मैं ऐड कर दूंगा। 7.7 मिलियन इसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड हो रही होगी इसकी प्राइस में एसेट के। उसके बाद सेकंड ईयर में वही 10% अप्लाई करूंगा, थर्ड ईयर में वही 10% अप्लाई करते हुए लेके जाऊंगा, इस तरीके से कि 10 ईयर पे जब मैं पहुंचूं तो मेरी कॉस्ट 10 मिलियन हो चुकी हो। इसको हम थोड़ा सा और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।